नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग जानेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्लोबल कूलिंग के बारे में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दें जहाँ तक कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहला कौन सा है? पहला है ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। और तीसरा है मेसोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। और चौथा है थर्मोस्फेयर, जिसे आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, यानी आयन मंडल। और पांचवा है एक्सोस्फेयर, यानी कि बाह्य मंडल। ठीक, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का भी सहारा ले सकते। ट्रिक है छोड़ सब मैं आया बिहार, यानी कि छोड़ सब मैं आया बिहार। ठीक, यहाँ से देखिए सबसे पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडलीय क्रम को याद रख सकते हैं। यानी छोड़ सब मैं आया बिहार, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आगे हम लोग जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ठीक, जैसे कि बता दें कि कुछ पौधे प्रकाश के किरण को परावर्तित कर देती है। उसी किरण को बनाए रखने के लिए कांच के घर का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश को प्रवेश करती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। इससे पौधे जीवित रहते हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ पौधा है। ठीक, पौधा है, सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडलीय संरचना के कारण उसका प्रकाश कुछ ऊपर ही परावर्तित हो जाता है और कुछ ज़मीन पर आता है, जिसमें कि पेड़ पौधे उस प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि उस प्रकाश को पूर्ण रूपेण परावर्तित कर देता है। इसीलिए उस पौधे के बाहर यानी कि उस एरिया में एक कांच का घर बनाया जाता है। ठीक, कांच का घर बनाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को आने में मदद करता है, लेकिन उसे परावर्तित पूर्ण रूपेण नहीं होने देता है और उस प्रकाश का पुनः उपयोग कर पौधा भोजन बनाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एक कांच के घर के मदद से उस सूर्य के प्रकाश को पुनः परावर्तित कर इन पेड़ पौधे को भोजन बनाने में मदद के लिए सूर्य के प्रकाश को लौटाया गया। ठीक, दूसरे शब्दों में अगर यदि वही ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रदूषित वायु द्वारा सौर ऊर्जा से अधिक धारण या ग्रहण वायुमंडल में ऊष्मा तथा जलवाष्प के अतिरिक्त संचय को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ हमने क्या देखा कि एक कांच के घर के मदद से उस सूर्य के प्रकाश को आने के लिए तो दिया गया, लेकिन जाने में उसे बाधा पहुंचाकर उस सूर्य के प्रकाश का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में किए। लेकिन अगर यदि मान लिया जाए कि इसी तरह हर जगह स्थिति सिचुएट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? सब जगह तो कांच का घर नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए वायुमंडल में जो गैस होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैस एक चादर का रूप धारण कर लेता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि कोई पृथ्वी है। ठीक, उसके बाद
इसमें ये जो वायुमंडल के परत हम लोग अभी देखे थे कि 5 परत में बांटा गया था, ठीक है। उसमें से जैसे कि ये हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के जस्ट नीचे वायुमंडलीय परत होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इन सबों के द्वारा बना होता है। इसमें होता क्या है कि सूर्य की प्रकाश तो अंदर आती है, लेकिन इसे पूर्ण रूपेण परावर्तित नहीं होने दिया जाता है। किसके द्वारा? इन वायुमंडलीय संरचनाओं के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। वायुमंडलीय तापमान भी बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे सूर्य का प्रकाश उधर से यानी कि आ तो जाती है लेकिन परावर्तित नहीं हो पाती है। ठीक, तो जैसे देखिए यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता किससे किससे है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि ये हम लोग जानेंगे कि ये बढ़ता कैसे, तो ये पेड़ के काटने से बढ़ता है। कैसे पेड़ के काटने से बढ़ता है? जैसे मान लिया जाए कि पेड़ है, वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाता है और बाहर ऑक्सीजन को छोड़ता है जो कि वायुमंडल में आता है। ठीक, तो अगर यदि पेड़ को काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घट जाएगी। ठीक, और प्रदूषण से जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री लगाने के बाद बहुत सा धुआं निकलते हैं, सल्फर सब निकलता है जो कि एक हानिकारक गैस है। वायुमंडल में जाके वह परत बना लेती है और सूर्य से आए प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देती है। ठीक, इसी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए अपनाया गया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हुआ कि भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक, जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दुष्परिणाम है। उधर भी हमने देखा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव अगर यदि जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगा, वह वायुमंडल में उतना ज़्यादा लेयर बनाएगा यानी चादर के रूप में हो जाएगा और सूर्य के प्रकाश तो आएंगे लेकिन परावर्तित होके नहीं जा पाएगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए दुष्परिणाम है ग्रीन हाउस गैस के निरंतर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, यानी इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो चलिए देखिए कि सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे सूर्य का प्रकाश आता तो है लेकिन परावर्तित कैसे नहीं होता है, तो बता दें कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का। एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का। मान लिया जाए कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, फुल एनर्जी के रूप में एकदम वहाँ से चला है। ठीक, उसके बाद यह वायुमंडलीय परत हो गया। उसके बाद जब वह चला था उस समय उसके पास यानी कि सूर्य के प्रकाश के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में था। जब यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। एनर्जी ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य कम होगा। तरंग दैर्घ्य होता क्या है पहले यही बता देते हैं। तरंग दैर्घ्य जैसे हुआ कि दो श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। जैसे दो श्रृंग लिए यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि जब सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम था, यानी कि बहुत छोटा छोटा गैप ले रहा था। ठीक, जैसे यहाँ से चला इस क्रम में चला, तो हम लोग जानते हैं कि जब तरंग दैर्घ्य कम होता है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गामा किरण की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। क्यों वेधन क्षमता अत्यधिक होती है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। वह किसी भी चीज़ को छेद करके पार कर सकता है। ठीक, अगर यदि वही हमारा तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए ये कण है, अगर यदि किसी किरण का तरंग दैर्घ्य अधिक हुआ तो ये इसको चाहे तो ऊपर से पार कर जाएगा
या तो जैसे इसमें टकराएगा तो पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल क्या हो गया है, घट गया है। ठीक है, तो वही जैसे कि मान लिया जाए कि जब किसी का एनर्जी लेवल घट जाता है तो उसका देखिएगा पैर डगमगाने लगता है। ठीक, उसको चलने में उतना ताजगी महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसका एनर्जी घट गया है। तो उसी प्रकार होता है प्रकाश के साथ भी, और ध्वनि के साथ भी वही होता है। लेकिन प्रकाश में देखिए कि जब उसका एनर्जी घट गया तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ से सूर्य का प्रकाश निकला उस समय वो फुल एनर्जी में था, तो जैसे उसको वायुमंडलीय परत रोकना चाहा, लेकिन उसे वह वेधन करके यानी कि छेद करके वो पृथ्वी पर आ गया। जब पृथ्वी से टकरा गया वह एनर्जी, टकराने के बाद वह कुछ एनर्जी को लॉस कर गया यानी कि खो दिया, और खोने के बाद उसमें अब एनर्जी कम बचा। जब कम एनर्जी बचा तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, जब एनर्जी कम तो तरंगदैर्घ्य अत्यधिक, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के बाद वह वायुमंडलीय परत को पार करने में असमर्थ हो जाएगा, यानी कुछ ही मात्रा में पार कर पाएगा, जिससे होगा कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा यानी गर्मी हो जाएगा, और यह पृथ्वी को यानी नुकसान पहुंचाने लगेगा। यानी यहाँ पर भी वायुमंडलीय गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक, तो इससे होगा क्या, जितने भी बर्फ़ है वो सभी पिघलने लगेंगे, महासागर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, बाढ़ आने की संभावना हो जाएगा। ठीक, उससे महामारी होने लगेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि हम लोग जानेंगे अब ग्लोबल कूलिंग के बारे में, यानी भूमंडलीय ताप कमी। ग्लोबल कूलिंग क्या होता है, कुछ जिस प्रकार हम लोग देखें ग्लोबल वार्मिंग में क्या था, अत्यधिक तापमान होने के कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडलीय परत को नहीं पार कर पाया था। और ग्लोबल कूलिंग में क्या होगा, इसमें होता है कि इसमें ज्वालामुखी से निकले कुछ गैस जो समताप मंडल में चले जाते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल को क्रॉस करके यानी पार करके समताप मंडल में चले जाते हैं, वहाँ चादर का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारे क्षोभ मंडल के नीचे वायुमंडलीय परत होता है, उसी प्रकार क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में वायुमंडलीय परत बना लेता है, यानी चादर का निर्माण कर लेता है। सूर्य से आने वाले किरणों को आने में बाधा डालती है, यानी कि सूर्य से जैसे प्रकाश की किरण आ रही थी, अब यहाँ चादर का रूप धारण किए हुए वायुमंडलीय है, तो इसमें जैसे सूर्य के प्रकाश एंट्री करने के लिए सोचेगी तो यह बाधा उत्पन्न करेगी, जिससे कि पूर्ण रूपेण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। अगर यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है तो वातावरण क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल कूलिंग कहा जाता है। तो जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद जो भी मतलब जैसे है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, एस है यानी कि राख है, ये सभी जब क्षोभ मंडल को क्रॉस कर समताप मंडल में चली जाती है तो वहाँ एक परत का निर्माण कर लेती है और सूर्य के आने वाले प्रकाश को वह रोक देती है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता और पृथ्वी ठंडी पड़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल कूलिंग कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।